सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 4 का रिवीजन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन वैसे तो ना एक्सरसाइज 4.3 में से आया हुआ है और ये एक्सरसाइज हमारी इस बार डिलीट हो चुकी है एग्ज़ाम में से, बट उसमें मेन है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाए तो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में, आयु तो वर्षों में ही लेनी है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये इस बात को तो एक जगह पढ़ना। 3 साल पहले, रहमान एक लड़का है, उसकी 3 साल पहले की जो एज थी उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा। भाई जो x का अगर आप व्युत्क्रम लेते हो तो x का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x, रेसिप्रोकल इंग्लिश में बोलूँ तो। और 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। फिर पढ़ती हूँ मैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। भाई रहमान एक बच्चा है, मान लीजिए मैं रहमान हूँ, मैं आज x साल की हूँ, ठीक है भाई, आज x साल की हूँ, ठीक है। तो 3 साल पहले मेरी एज कितनी थी? ये आज है मेरी आयु वर्तमान में, तो 3 साल पहले कितनी थी? x घटा 3। और भाई 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x जमा 5। इसके व्युत्क्रम का और इसके व्युत्क्रम उल्टा का जोड़ 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आपका बेटा जी 2012 के बाद 2020 में रिपीट हो रहा है। तो हम देखते हैं जल्दी से। माना रहमान की, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए उसी को मान लेना है। माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है भाई। तो 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले रहमान की आयु कितनी थी? तो 3 साल पहले रहमान की आयु, सिंपल सा मैथ है। अगर हमें किसी की आज आप 14 साल के हो तो 3 साल पहले आपकी आयु क्या थी? 14 घटा 3। तो अब अगर रहमान x साल का है तो 3 साल पहले उसकी आयु क्या थी? x घटा 3। और 5 वर्ष बाद जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? x जमा 5, ठीक है भाई। बाद आए जोड़ देना है, पहले आ जाए घटा कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इस आयु का व्युत्क्रम यानी x घटा 3 का उल्टा 1/x घटा 3 और x जमा 5 का उल्टा और दोनों का जोड़ कितना है? 1/3। अब आप सोचेंगे इसको कैसे करें, तो अभी ये डिनोमिनेटर में है, हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा। पहले हम लेफ्ट में एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों का, तो बहुपद है तो पूरे का पूरा एलसीएम आ जाएगा x घटा 3 और x जमा 5। इन दोनों को जब x घटा 3 से भाग करोगे, x घटा 3 से x घटा 3 कट गया, यहाँ आएगा x जमा 5 एक ब्रैकेट में, जमा x जमा 5 से x जमा 5 कट गया और यहाँ आएगा x घटा 3 बराबर है 1/3, ठीक है भाई। अब इसकी हम करेंगे आर पार गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 2x और 5 में से 3 गए 2। मैं यहीं पर लिख रही हूँ x और x 2x, 5 जमा का है 3 घटा का है, तो भाई ये बन जाएगा 2x जमा 2। अब कर दीजिए आर पार गुणा, आर पार का मतलब इस 3 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट 2x जमा 2 और 1 को इससे कर दो, तो 1 को किसी से भी करेंगे तो वो टर्म एज इट इज ही हमारी रहती है। तो ये आ जाएगा x - 3 और भाई x प्लस में 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को 2x से करिए तो ये बन जाएगा 6x,
जमा 6, x को x से करोगे x स्क्वेयर, x को 5 से करोगे जमा 5x, -3 को x से करोगे -3x और माइनस का 15। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, सब टर्म को इधर ले आओ, सारी टर्म्स को। ये देखो 6x जमा 6 माइनस का x स्क्वेयर, 5 में से 3 गए, 2 जमा का इधर आएगा माइनस का 2x, 15 इधर आएगा जमा का 15 बराबर है 0। अब हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं -x स्क्वेयर, 6 में से 2 गए 4, दोनों लाइक टर्म हैं, ये 6x है और ये 2x है, तो 6 में से 2 गए 4 और भाई 15 और 6 कितने हो गए 21 बराबर है 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो क्यों ना हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो यही इक्वेशन हमारी बन जाएगी। यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये भी टर्म माइनस की हो जाएगी। एक्स स्क्वायर -4x -21 बराबर है 0। मेन हमारा काम बेटा यहीं तक का होता है, आगे तो सॉल्व करना बहुत आसान है। कि माना रहमान की वर्तमान आयु x 3 साल पहले 5 साल बाद और उल्टा कर दिया। अब आपको ना ये एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। x स्क्वायर -4x -21 बराबर है 0। हम गुणनखंड विधि कर रहे हैं, 4 के टुकड़े जोड़ो या घटाओ तो 4 आए, गुणा करो तो 21 आए, 7 तिया 21, 7 में से 3 गया तो 4 आता है और 7 तिये 21 होता है। तो अब मैं इसके फैक्टर नहीं करूँगी, इसके फैक्टर ये बनेंगे x घटा 7 और x जमा 3 बराबर है 0। ये मैंने आपके लिए एज ए प्रैक्टिस छोड़ दिया है, आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ से या तो x घटा 7 0 है या भाई x जमा 3 0 है। ठीक है, तो x बराबर 7 है या x बराबर है -3 है। अब x आप याद करो, हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने x माना था रहमान की आयु, और आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये बात आप यहाँ लिख दीजिए, आयु ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर है कितनी है 7 वर्ष। यानी अब रहमान कितने साल का है 7 साल का है। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज 4.3 में से है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी करा दिया है, बट पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। भाई उसमें देखो ऐसा है कि केवल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मेन है और लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। तो वैसे तो लिखा हुआ है कि 4.3 की पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो कोई वो नहीं। ये 4.2 में से अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे मैं कहूँगी क्वेश्चन नंबर 5, ये 2012 में और 2018 में आया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक बार मैं फटाफट से पढ़ूंगी फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। क्यों ना मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दूँ पहले, भाई आपको दिक्कत ही ना हो। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। ठीक है भाई, ये सीधा आता है भाई, 90 का एंगल होता है, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, ये एंगल हो गया 90 का। अब हम थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कह लो या लंब कह लो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान से पढ़ें, ऊंचाई आधार से कम है, इसका मतलब मेरा डायग्राम गलत है। भाई हम तो एक जनरल सा डायग्राम बना रहे हैं, हम तो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से आधार बड़ा है और ऊंचाई छोटी है। तो एक्चुअल में हमारा ये डायग्राम बनेगा, ये आधार है, इसे आप लंब या ऊंचाई भी कह सकते हो, और ये कर्ण है और ऊंचाई आधार से 7 कम है। और हम समीकरण कर रहे हैं तो क्यों ना हम आधार को x सेंटीमीटर मान लें।
तो जो ऊंचाई है वो इससे भी 7 कम है। कम के लिए गणित में क्या प्रयोग करते हैं, घटा, ज़्यादा के लिए जमा। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x घटा 7 सेंटीमीटर। और अब आगे कहता है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। ये कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। अन्य 2 भुजाएं कौन सी बच गई, एक आधार बच गया और वह एक ऊंचाई या लंब बच गया। तो लिखिए, माना स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 बार मैंने पढ़ी है, आपको 2 बार में समझ नहीं आया, आप 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अच्छा ऐसा करते हैं, बल्कि हमें दिक्कत नहीं रहेगी, हम उनको आधार को हम b ले लेते हैं। b बराबर है, बेस बराबर है x सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई परपेंडिकुलर कितना हो गया, x घटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये थोड़ा यहाँ डायग्राम मिक्स हो रहा है तो मैं इसको नीचे ड्रॉ कर दूंगी। और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और कर्ण को हम कहते हैं h। ठीक है भाई, तो अब बात ये आती है कि हम क्वेश्चन कैसे करें। ये x लिया है, ये x घटा 7 और ये 13। अब कंडीशन तो कोई भी नहीं दे रखी, जैसे पीछे दे रखा था कि भाई इनका वर्ग और ये वो। भाई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एक बड़ा ही फेमस सा नियम है। अगर हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है या नहीं भी पता है तो हम उस पर पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लागू कर सकते हैं। तो यहाँ और पाइथागोरस में वर्ग आता है, और हम भी द्विघात समीकरण ही कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या आता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो वो बी पी एच की जरूरत तो नहीं पड़ी, यहाँ पर कर्ण की जगह आप रख दीजिए 13 का वर्ग, आधार की जगह x का वर्ग, और जो लंब है ना वो x घटा 7 है, तो उसका आपने करना है पूर्ण वर्ग। पीछे भी मैंने ये बात आपको बताई थी, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल 7 का वर्ग नहीं है, 13 का वर्ग हो गया भाई 169, ये हो गया x स्क्वेयर। इसको खोल लो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, a माइनस b का वर्ग क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस 2ab जमा b स्क्वेयर। तो ये बन गया x स्क्वेयर माइनस 2 7 14x, और 7 का वर्ग हो गया 49। सबको राइट में ले जाओ, 0 बराबर है 169 को मैं राइट में ले जा रही हूँ। x की 2 और x की 2 हो गया 2x की 2 घटा 14x जमा 49। ये तीनों तो यहीं थे पहले से। 169 को मैं राइट में ले गई तो माइनस का 169। 0 बराबर है, ध्यान देंगे 2x की 2 घटा 14x, और 49 में से 169 गए या 169 में से 49 गया तो माइनस का 120। 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 और बड़ी राशि का चिन्ह लग जाता है। इसको इधर ले आओ। ये कैसे लाते हैं, कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है कि इधर लाए तो जी चिन्ह बदलेंगे, या तो दोनों को इकट्ठा ला रहे हो ना, फिर गड़बड़ नहीं होती। a b के बराबर है तो b भी a के बराबर है। अगर हम केवल एक ही टर्म को लेफ्ट राइट करते हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं तो इसका साइन बदलेगा, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इधर ला रही हूँ और इसको इधर ले जा रही हूँ, तो दोनों इकट्ठे साइन बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120 बराबर है 0। और कोशिश कीजिए कि मिनिमम फॉर्म में लिखें। तो 2, 14, 120 तीनों सम संख्याएं हैं, तीनों 2 से भाग हो जाएंगी, तो हम इसको क्यों ना ऐसे लिखें, इसको भी 2 से भाग कर लो। x स्क्वेयर माइनस 2 7 14 और माइनस 60 बराबर है 0। अब आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिन्हें जोड़ो या घटाओ तो 7 आए और गुणा करो तो 60 आए। 12 5 60। अब मैं आपको ये सब फैक्टर्स डायरेक्ट बता रही हूँ,
क्योंकि मैंने आपको मेथड बता रखा है, सेकंड चैप्टर में भी बताया और मैंने अभी भी आपको बताया कि आप 60 को फैक्टराइज कर लें। तो इसके जो टुकड़े बनेंगे वो 12 और 5 बनेंगे और फाइनल टुकड़े ये बनेंगे x घटा 12 और x जमा 5 बराबर है 0। जब आप दोनों को इक्वल टू 0 करोगे तो x की एक वैल्यू 12 आएगी और एक वैल्यू माइनस का 5 आएगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हम x को एक त्रिभुज का आधार ले रहे हैं और ट्रायंगल की साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो x की जो ओवरऑल वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 12। तो आधार हो गया 12, दूसरी भुजा ऊंचाई, ठीक है ना भाई, हमारा आधार आ गया 12 और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 घटा 7 यानी 5 सेंटीमीटर। और ये हमारी ट्रायंगल की दोनों साइड्स आ जाएंगी। इसमें जो की पॉइंट था, जो बात आपने याद रखनी है कि हमें केवल ये बातें दे रखी हैं और हमें ये आइडिया नहीं आ रहा कि अब हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपके माइंड में ये पाइथागोरस थ्योरम का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका इस क्वेश्चन का स्पेशल की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपका आ रहा है ट्रायंगल का, वो भी राइट एंगल्ड का, तो आप पाइथागोरस से उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए भाई अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट है हमारा गुणनखंड विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 और ये 2018 में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल 2x² जमा 7x, ध्यान देना है, जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ये सवाल वैसे बड़ा आसान है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। गुणनखंड का मतलब मध्य पद तोड़ना है। अब इसने कह दिया ना, एग्जाम में अगर ऐसे लिखा आ गया, अब ये लिखा हुआ आया है एग्जाम में, तो आपको अब वहाँ गुणनखंड ही करने हैं। द्विघात सूत्र लगा दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर? इसलिए दोनों मेथड्स आने चाहिए। अब देखिए भी मध्य पद कितना है, 7। हमने 7 के टुकड़े करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़ो या घटाओ तो 7 आए। ठीक है भाई, a कितना है, 2 है, b कितना है, 7 है और c कितना है, 5 वर्गमूल 2। 2 नहीं है भाई, ये वर्गमूल 2 है, √2 है। तो हमारी जो गुणा है वो इन दोनों की गुणा के बराबर आनी चाहिए। हम पहले यहाँ डिस्कस करते हैं रफ में। AC का मतलब वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। अब ये अपरी में गुणा हो जाएगा, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 4। ठीक है ना भाई, तो ये बन गया 5 वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये आ गया 10। ध्यान दें कि हमारी इन दोनों की गुणा 10 आ रही है, तो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो 10 आए और जिनको जोड़ो या घटाओ तो 7 आए। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 में 2 जोड़ो तो 7 आता है। तो हमारे टुकड़े बनेंगे 5 और 2। क्या बनेंगे हमारे टुकड़े, 5 और 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे भाई हम, तो पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। वर्गमूल 2x² जमा 7x की जगह मैं लिख देती हूँ 5x जमा 2x कर लीजिए, कैसे ही कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5x जमा 2x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ध्यान दे मेरी बात पे, इसको मैंने एज इट इज लिखा, 7x की जगह मैंने 5x जमा 2x लिखा, इसको एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। ध्यान दें, ये √2 है, ये 5 है, कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो इन दोनों में से मैं इनको एक बार अलग अलग ब्रैकेट्स में थोड़ी देर के लिए, आपने नहीं करना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x बाहर आ गया तो ये क्या बचा, वर्गमूल 2x, और ये x बाहर आ गया तो बच गया जमा का 5। क्लियर? अगला स्टेप देखो, जमा x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। अब तुम कहोगे जी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ वर्गमूल 2 है। अब यही बात हमने ध्यान देनी है कि जो 2 होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 4 का वर्गमूल,
और 4 के वर्गमूल को मैं अंदर ही अंदर तोड़ूं तो वर्गमूल ये 2 गुणा 2 आ गया, यानी वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, और इसको अगर मैं घात में बदलूं तो ये हो गया वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 2 को मैं वर्गमूल 2 का वर्ग, भाई वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, लिख सकती हूँ, या 2 का मतलब 2 बार वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो इस वर्गमूल 2 को यहाँ नीचे ले आऊं तो 2 को वर्गमूल 2 से भाग करूंगी तो वर्गमूल 2 बचेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अब हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब 2 बार वर्गमूल 2 है, इसका मतलब यहाँ वर्गमूल 2 बार आ रहा है। आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्गमूल 2 की घात 2, जिन बच्चों को समझ ना आए वो यहाँ ऐसे लिख लो, वर्गमूल 2 की घात 2, वर्गमूल 2 की घात 2। तो इसमें से वर्गमूल 2 कॉमन आ गया, एक बार बाहर चला गया तो एक बार बच गया वर्गमूल 2x, और ये वर्गमूल 2 भी बाहर आ गया, जमा का 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म आ गई, इनको भी कॉमन ले लो, वर्गमूल 2x जमा 5 और ये बच गया x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 कर दीजिए, या होता है दोनों में से कोई एक 0 होती है। ये सब बातें मैंने आपको बता रखी हैं कैसे, चैप्टर 4 मैंने करवा भी रखा है, मेरे चैनल पर पूरा चैप्टर 4 अवेलेबल है, मैंने अच्छे से समझा रखे हैं एक एक क्वेश्चन आपको। तो ये देखिए यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -5/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2। क्लियर। तो ये हमारी 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है जो कि 2019 में आया हुआ है, छोटा सा ही है वो क्वेश्चन भी बिल्कुल। क्या क्वेश्चन है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, बस यही बात पकड़ने की है। 2 ऐसे क्रमागत माने जो लगातार आए, विषम यानी हमारा उत्तर विषम होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए जो 2 से भाग ना हो, और धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए। पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का जोड़ 290 हो। 2 पूर्णांक लेने हैं, शॉर्ट में बताऊंगी अब मैं। एक पूर्णांक x है तो अगला उससे अगला है लेकिन विषम है। अब एक बात को समझो, 1 2 3 4 5 6, अब ये एक विषम पूर्णांक है पहला, तो इससे अगला विषम पूर्णांक क्या है, 3 से अगला विषम पूर्णांक 5 है, और 3 और 5 में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। अगर ये 3 है तो ये 3 जमा 2 है। अगर ये पहला पूर्णांक x है तो अगला पूर्णांक x जमा 2 है। क्यों? क्योंकि हमारा विषम है। क्रमागत का एक सवाल और मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, लेकिन वो कॉन्सेक्यूटिव थे, सम विषम नहीं थे, वहाँ कोई शर्त। तो 3 के बाद 4 आता तो x जमा 1 बन जाता, लेकिन 3 के बाद अब हमने 5 लेना है तो x और x जमा 2 लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर है x और x जमा 2, और अकॉर्डिंग, बस यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का जो आपने ध्यान रखना है कि ये x के बाद x जमा 2 क्यों आया, क्योंकि हम विषम संख्या की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग है भाई, तो x का वर्ग और x जमा 2 का वर्ग कितना है, 290। अब हम इसे खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290। इन दोनों को जोड़ दो भाई, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 4x को आगे ले आओ और जमा का 4 और माइनस का 290 बराबर 0। ये सब क्वेश्चन मैं आपको गुणनखंड विधि के बता रही हूँ। जमा 4x और 290 में से 4 गए तो 90 में से 4 गए 86, 2 2 2 भाग कर दीजिए तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। टुकड़े अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, 13 गुणा 11 बराबर है 143, और 13 में से 11 जाएं तो 2 आ जाता है। तो इसके जो 2 टुकड़े बनेंगे वो ये बनेंगे x जमा 13 और x घटा 11 बराबर 0। जब आप इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -13 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 11 आएगी।
x की वैल्यू -13 हो नहीं सकती, क्योंकि हमने कैसा आंसर लेना है, धनात्मक लेना है, तो ये आंसर संभव नहीं है। ये आप ऐसे काटा नहीं लगाओगे एग्ज़ाम में, आप वहाँ लिखोगे कि ये संभव नहीं है क्योंकि x धनात्मक है, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। और जो क्रमागत यानी जो अगला विषम पूर्णांक है, जो अगला विषम पूर्णांक है बेटा, वो इससे 2 बड़ा यानी 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या था कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 11 और 13। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये लगभग 4 नंबर के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। 2-3 क्वेश्चन वो रह गए हैं जो कि एक्सरसाइज 4.3 में आए हैं। पिछली 2 इस वीडियो में भी और इससे पिछली में भी मैंने आपको 4.3 का एक क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन वो और भी टिपिकल है, तो वो इस बार एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो हम उन्हें कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस बताऊँगी जो कि द्विघात सूत्र पर बेस्ड होंगे, या उनमें कुछ 1, 2, 4 नंबर के भी हो सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।